हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है आकांक्ष शास्त्री और जैसे कि आपने अभी थंबनेल पर देखा, हम अपने क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन उसको फर्दर प्रोसीड करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियोस जितनी भी हैं उन सभी के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में या फिर आपकी स्क्रीन पर एक आई आइकन का बटन आ रहा होगा, वहाँ पर आप क्लिक कीजिए। वहाँ पर आपको सारी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे या फिर आप मेरे चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर वहाँ पर पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो। तो ये था इंट्रोडक्शन। तो चलिए मैं मिलता हूँ उससे बाद में, क्योंकि मैं चलता हूँ एक्सरसाइज करने। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिड वीमेन हैव ए रिवॉल्यूशन, क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई थी। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि हमने इससे प्रीवियस वीडियो में क्या कवर किया था। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस के बारे में हल्का हल्का आइडिया बताया था। ये जैकोबिन जब क्लब का था उसके शासनकाल के पतन होने के बाद, यानी जैकोबिन गवर्नमेंट के पतन होने के बाद फ्रांस पर डायरेक्टरी का शासनकाल आ गया था, जिसमें उसने कुछ जो नए नियम थे वो बनाए थे। जैसे कि वोटर जो 25 साल से उम्र के बड़े थे, जो पहले हमने फ्रांसीसी गवर्नर के लुई 16 के शासनकाल में था, वो वोट करते थे। उसके बाद ये 21 ईयर हुआ है, 21 साल से बड़े लोगों के लिए वोट की अनुमति दे दी गई, चाहे उनके पास संपत्ति हो या ना हो। लेकिन जब जैकोबिन गवर्नमेंट का पतन होता है उसके बाद डायरेक्टरी रूल करती है फ्रांस पर। इन्होंने फिर से कहा कि जिनके पास संपत्ति नहीं है, यानी कि नॉन प्रॉपर्टी जो सेक्शन के जो लोग हैं, सोसाइटी के जो लोग हैं, वो वोट नहीं करेंगे, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होगा। इनके कुछ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स यानी विधानसभा से कुछ लड़ाई झगड़े थे, उनसे इनकी वार्तालाप अच्छी नहीं थी, मतभेद रहते थे। तो उस वजह से जो इनके शासनकाल में पॉलिटिकल एक तरह से इंस्टेबिलिटी बनी रहती थी, जिसके कारण जो डायरेक्टरी थी वहाँ पर उसने एक मिलिट्री डिक्टेटर यानी एक सैनिक तानाशाह का उदय हुआ, यानी क्राइसिस हुआ। यानी कि एक तरह से आपकी इस द फ्रेंच रिवॉल्यूशन की मूवी में एक नए हीरो की एंट्री होती है जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्टे। ये बोना तो नहीं था भाई, इसका नाम ही नेपोलियन बोनापार्टे है। लेकिन हाँ, जब मैं भी पढ़ता था तो मेरे भी मन में फीलिंग आती थी कि ये बोना है, नेपोलियन बोनापार्टे। तो हमारे इस नए महान हीरो की यहाँ पर एंट्री होती है। बाकी ये डिटेल्स मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ चाहे सब जगह मिल जाएगा। चलिए तो टाइम वेस्ट नहीं करते, अब अपना टॉपिक शुरू करते हैं। डिड वीमेन हैव ए रिवॉल्यूशन, क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई थी। हाँ चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक आपके बुक में आपके यहाँ एक डायग्राम दिखाया गया है, एक पिक्टोरियल। ये अच्छा दृश्य है बहुत। चलो इसके पढ़ते हैं, इसके बारे में क्या है थोड़ा से देख लेते हैं एक बार। पार्शियंस वीमेन ऑन देयर वे टू वार्सलीज, ये कब ये जो औरतें हैं वहाँ की महिलाएं थी, इन्होंने एक तरह से पेरिस की ओर मार्च किया था। कब किया था? जब जो फ्रांस की जो गवर्नमेंट थी उसने एक तरह से ऑस्ट्रिया, और हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में ऑस्ट्रिया के खिलाफ, और एक सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूँ। जो फ्रांस ने जब ऑस्ट्रिया के खिलाफ, और एक दूसरी कंट्री थी प्रूशिया, शायद मेरे ख्याल से प्रूशिया थी, हाँ, उसके खिलाफ जब वॉर डिक्लेयर कर दिया था तो और जो महिलाएं थी वहाँ की, इन्होंने पेरिस की ओर मार्च करना शुरू कर दिया था, वहाँ की जो किंग थे उसे वापस लाने के लिए। ये सब इस डायग्राम में बताया गया है। 5 अक्टूबर 1789 को इन्होंने पेरिस की ओर आगे बढ़ना शुरू किया था। तो चलिए देखते हैं इन्होंने अपने कुछ अधिकार पाने के लिए ऐसा किया था। From the very beginning, women were active participants in the events which brought about so many important changes in French society. शुरुआत से जो वहाँ की महिलाएं थी वो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स यानी हिस्सेदार रही थी। सो मैनी इंपॉर्टेंट चेंज, यानी फ्रेंच टाइम में बहुत सारे बदलाव लाने में भी ये बहुत इन्होंने अपनी भागीदारी दिखाई थी शुरुआत से ही। दे होप्ड दैट देयर इन्वॉल्वमेंट वुड प्रेशराइज द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस मेजर्स टू एम्प्लॉय देयर लीव्स। उन्हें आशा थी कि उनके प्रेशर यानी उनके इस कदम से जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट है यानी क्रांतिकारी जो सरकार थी वहाँ की, उस पर कुछ प्रेशर पड़ेगा, जिस वजह से वो उनकी जो महिलाओं की जो उनकी लीव्स है यानी उनके रहन सहन में थोड़े बदलाव आएंगे, यानी के लिए चेंजेस आएंगे, यानी उनके रहन सहन यानी पोषण पालन के लिए कुछ सुधार हो पाएंगे। इसलिए उन्हें ऐसी आशा थी कि प्रेशराइज होने से जो वहाँ की गवर्नमेंट है उनके लिए कुछ सोचेंगी। मोस्ट वीमेन ऑफ थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर ए लिविंग, जो थर्ड स्टेट्स की महिलाएं थीं उन्हें अपनी जीवन शैली को चलाने के लिए काम भी करना पड़ता था, यानी एक तरह से लेबर के तौर पर। दे वर्कड एज ए सीम्स्ट्रेसेस और लूंड्रेसेस। सीम्स्ट्रेसेस का मतलब होता है सिलाई बुनाई करना, यानी कि सिलाई बुनाई करना, यानी एक तरह से टेलर। और लॉन्ड्रेसेस इसका मतलब है कि कपड़े धोने का काम भी इन्हें करना पड़ता था। सोल्ड फ्लावर्स, ये फूल भी बेचती थी, फ्रूट्स वेजिटेबल्स एट द मार्केट, और वर एम्प्लॉयड एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स इन द हाउसेज ऑफ प्रोस्परस पीपल।
सब्जी बेचने का काम, फल फ्रूट मार्केट में सब बेचने का काम, या फिर प्रोस्पेरस पीपल यानी कि समृद्ध व्यक्तियों के घरों में काम करना काम भी एक महिलाएं वहाँ पर करती थी, जो थर्ड स्टेज के लोग थे। चलिए आगे देखते हैं। मोस्ट वीमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग। बहुत सारी महिलाओं को एजुकेशन यानी शिक्षा का और जॉब ट्रेनिंग का अधिकार नहीं था। ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल्स और वेल्थियर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट कुड स्टडी एट ए कन्वेंट। सिर्फ जो नोबल्स स्टेट की जो वहाँ की महिलाएं थी यानी कि एक तरह से डॉटर्स थी, सिर्फ उन्हें ही शिक्षित होने का या फिर जॉब करने का अधिकार था, या फिर वेल्दी मेंबर्स यानी कि जो समृद्ध लोग थे, या फिर उन्हें बस। थर्ड स्टेट की जो महिलाएं थी इन्हें ऐसा अधिकार नहीं था। आफ्टर विच देयर फैमिलीज अरेंज्ड मैरिज फॉर देम। बिना शिक्षित किए, बिना जॉब ट्रेनिंग के ही इनकी फैमिली में इनकी मैरिज अरेंज करा दी जाती थी, इनकी शादी करा दी जाती थी। वर्किंग वुमेन हैड आल्सो टू केयर फॉर देयर फैमिलीज। जो महिलाएं काम करती थी उन्हें अपनी परिवार का भी ध्यान रखना पड़ता था। जैसे जो ये महिलाएं हैं जो समृद्ध लोगों के घर में काम करती थी, फ्लूट बेचती थी, सिलाई बुनाई का काम करती थी, इन्हें अपने घर का फैमिली को भी देखना पड़ता था, यानी दैट इज कुक यानी खाना बनाने का काम भी इन्हें देखना पड़ता था। फैच वाटर इन्हें पानी भी भरकर बाहर से लाना पड़ता था। क्वी अप फॉर ब्रेड एंड लुक आफ्टर द चिल्ड्रन। रोटियां बनाने का काम भी यानी ब्रेड, इनका लंच भी प्रिपेयर करने का काम, और इन्हें अपने जो चिल्ड्रंस यानी बच्चों की देखभाल भी करनी पड़ती थी। यानी इन्हें सारा काम इनका जैसे एक हाउस वाइफ का काम होता है वो सभी ने करना पड़ता था। देयर वेजेस वर लोअर देन दोज ऑफ मैन। लेकिन इनकी जो वेजेस से यानी इनकी इनकम थी, सैलरी थी, वो वहाँ के पुरुषों से कम थी। In order to discuss and voice their interest, women started their political clubs and newspapers. In order to discuss and voice their interest, women started their own political clubs and newspaper. अपने ऑर्डर को यानी अपनी आवाज़ उठाने के लिए जो वुमेन थी वहाँ की, उन्होंने पॉलिटिकल क्लब्स या की स्थापना करनी शुरू कर दी, या फिर ये अखबारों में अपनी आवाज़ उठाने लगे। अबाउट 60 वुमेन्स क्लब केम अप इन डिफरेंट फ्रेंच सिटीज़। लगभग जो 60 क्लब फ्रेंच सोसाइटीज़ में तकरीबन 60 क्लब की जिन्होंने स्थापना की फ्रेंच के अलग अलग शहरों में। द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वीमेन, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वीमेन वाज द मोस्ट फेमस ऑफ देम। जो उन्होंने 60 क्लब की स्थापना की थी यानी 60 क्लब्स बनाए थे, उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन वाज द मोस्ट फेमस वन ऑफ देम। वन ऑफ देयर मेन डिमांड्स वाज दैट वीमेन एंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट्स एज मैन। इनकी जो सबसे मेजर डिमांड थी, यानी जिस चीज़ पर ये फोकस रहते थे, ये चाहते थे कि इन्हें भी पुरुषों जैसे यानी जो वहाँ के आदमी थे उनके जैसे नहीं, अभी महिलाओं को भी अधिकार प्राप्त हो। वीमेन वर डिसअपॉइंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 रिड्यूस्ड देम टू पैसिव सिटीजन्स। जब ये 1791 का कौन सा पीरियड है? ये 1719 का लुई 16 के शासनकाल का पीरियड है, जब लुई 16 फ्रांस का सम्राट था यानी कि मोनार्च था, ये उस समय की बात है। वीमेन वर डिसअपॉइंटेड एट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 रिड्यूस्ड देम टू पैसिव सिटीजन्स। पैसिव सिटीजन्स कौन थे? मैंने आपको पहले भी प्रीवियस जो वीडियोस थी बताया था। पैसिव सिटीजन्स वो लोग हैं जो थर्ड स्टेट से बिलोंग करते हैं और जिन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था उस समय लुई 16 के पीरियड में। और लुई 16 के पीरियड में आपको रिवाइज करा देता है एक बार। वोट देने का अधिकार किया था जिनकी एज 25 ईयर से, जिनकी एज या तो 25 ईयर से बड़ी हो, या फिर उन्हें लेबरर्स यानी जो रिच पीपल्स यानी रिच सोसाइटी के पीपल्स थे उन्हें वोट देने का अधिकार था। एक तरह से जो 3 दिन तक का जो लेबर्स का वेज होता है, अगर उसके बराबर वे टैक्स चुका देते थे तो उन्हें वोट देने का अधिकार था लुई 16 के पीरियड में, जो कि बाद में जब जैकोबिन क्लब आया उसने 21st ईयर कर दिया था। बिना सोसाइटी यानी कि बिना उसके वेल्थ के यानी कि बिना संपत्ति के भी लोग वोट कर सकते थे। किसके पीरियड में? जैकोबिन क्लब के, यानी कि रोबर्सपियर मैक्सिमिलियन, जो कि जैकोबिन क्लब का लीडर था, उसका नाम था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। फिर उसके बाद क्या था, जब डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस में आती है तो उसने जो ये मना कर दिया था कि जिनके पास संपत्ति नहीं है वो वोट नहीं करेगी। तो ये अब तक आपका पूरा डाटा था। पैसिव सिटीजन्स वही लोग हैं जिन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था लुई 16 के पीरियड में यानी कि 1791 में। दे डिमांडेड द राइट टू वोट। इन्होंने अपने वोट देने के अधिकार को उसके लिए डिमांड की। टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस। ये चाहते थे कि हमें वोट देने का अधिकार हो और हमारे प्रतिनिधि भी पॉलिटिकल ऑफिस में यानी कि राजनीतिक कार्यों में काम करें, हिस्सा लें। ओनली देन दे फेल्ट वुड देयर इंटरेस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट। क्योंकि तभी इन्हें ऐसा लगता था कि अगर ऐसा हो पाता है तभी उनकी गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेटिव यानी उनके प्रतिनिधि बनवा पाएंगे और उनके बारे में उनकी जीवन शैली को वो सुधार पाएंगे। इन द अर्ली ईयर्स द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड नॉट इंट्रोड्यूस
डिड नॉट इंट्रोड्यूस लॉज दैट हेल्प्ड इम्प्रूव देयर लिव्स ऑफ वुमेन। शुरुआती जो साल थे उनमें जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी यानी कि क्रांतिकारी सरकार थी, डिड नॉट इंट्रोड्यूस लॉज दैट हेल्प वुमेन्स लिव्स ऑफ वुमेन, उन्होंने ऐसे कोई लॉज नहीं इंट्रोड्यूस कराए थे जो कि वहाँ की जो महिलाएं थी उनके जीवन शैली में सुधार ला सकें। टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल, स्कूलिंग वाज मेड कंपल्सरी फॉर ऑल गर्ल्स। लेकिन एक साथ काम करने के बाद स्टेट स्कूल्स यानी उनके लिए स्कूल्स भी खोल दिए गए और सभी लड़कियां जो थी वहाँ की उन्हें स्कूल जाना एक तरह से उनके लिए कंपल्सरी कर दिया गया। देयर फादर्स कुड नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू ए मैरिज अगेंस्ट देयर विल। उनके जो माता पिता थे उनके बिना इच्छा के, विल मतलब होता है इच्छा, उनकी बिना इच्छा के उनकी शादी नहीं करा सकते थे, उन्हें ये भी अधिकार दिया गया। मैरिज वॉज मेड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। मैरिज जो थी वो एक अनुबंध के रूप में वहाँ पर कराई जाती थी, यानी कि दोनों की इच्छा होनी चाहिए, लड़का और लड़की, और रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ, और उसका रजिस्ट्रेशन भी होता था। डाइवोर्स वाज मेड लीगल एंड कुड बी अप्लाइड बाय वन सेकेंड डाइवोर्स वाज मेड लीगल एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बोथ वीमेन एंड वीमेन। डाइवोर्स था वो लीगल बना दिया गया था, यानी कागजी तौर पर बना दिया गया था। एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बोथ एंड वुमेन एंड मैन, यानी दोनों ही लोग अप्लाई कर सकते थे, औरतें भी और महिलाएं भी, जिन्हें भी डिवोर्स चाहिए था। वीमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स, कुड बिकम आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेसेस। अब वीमेन्स जॉब भी कर सकती थी, आर्टिस्ट भी बन सकती थी, यानी अब उन्हें थोड़ी जीने की आज़ादी हो गई थी, जैसे चाहे अपना काम कर सकती थी, जो इन्होंने यहाँ पर लोग थोड़े उनके लिए इंट्रोड्यूस करा दिए थे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि मुझे लगता है इस वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ी हो जाएगी। इससे जो थोड़ा सा हमारा पार्ट बच गया है इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा। तब तक के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आपका जो आज का टॉपिक है सिर्फ एक बार खुद से रिवाइज कर लीजिए। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। बाकी की डिटेल जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करते रहिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी